तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यह वीडियो इस चैप्टर का पहला वीडियो है और हम लोग आज इस चैप्टर में जो मूलभूत थ्योरी है, नियम है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है अंक। क्या है? अंक। इंग्लिश में से डिजिट बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं कि भाई अंक आखिर है क्या। देखिए, 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? अंक करते हैं। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं, तो याद रखिएगा गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। अर्थात आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों का अगला टॉपिक है संख्या। क्या है? संख्या। समझिए इस चीज को, संख्या किसे कहते हैं? या हमारी इच्छा होती है ना संख्या समझने की, आखिर संख्या है क्या। देखिए, इससे पहले हम लोग अंक को समझ गए हैं, अब संख्या को समझने आए हैं। अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर हम नहीं दिए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो जैसे मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 342 आदि। अब इस चीज को आप लोग समझिए। जैसे मैंने 25 लिखा है तो 25 में 2 अंक है, एक 2 है और एक 5 है। मैंने लिखा 342, 342 में 3 अंक है, एक अंक 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा अंक क्या है? 2 है। इस प्रकार से ये सब क्या है? अंक है। और अंकों से मिल करके क्या बन गई? अब संख्या बन गई। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम लोग परिभाषा बनाई। हालांकि ये मूलभूत परिभाषाएं नहीं है, अपने से बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी परिभाषा ये निश्चित नहीं है। ठीक है। हम लोग आपको समझाने के वास्ते ये बता रहा हूँ कि अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब देखिए 25 मैंने जो लिखा, 25 में 2 अंक है तो 25 अब ये संख्या है लेकिन ये अंक नहीं है। 342 वो एक संख्या है लेकिन ये अंक नहीं है। उसमें अंक है लेकिन ये पूर्ण रूप से अंक नहीं है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट यह है कि प्रत्येक अंक एक संख्या होती है लेकिन प्रत्येक संख्याएं अंक नहीं हो सकती। हालांकि कुछ संख्याएं अंक भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात? चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने एक अंक लिया 5, 5 एक क्या है? अंक है। 5 एक क्या है? 5 एक क्या है? अंक है। और 5 एक संख्या भी है, माने जिसे हम अंक कहते हैं उसे हम संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं 6 क्या है? अंक है। 6 एक अंक भी है और आप इसे चाहे तो संख्या भी कह सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह आ गई कि हम जिसे अंक कहते हैं उसे संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन जो संख्या पहले से है वो अंक नहीं हो सकती। हाँ, कुछ अवस्था में कुछ संख्याएं अंक भी कहला सकते हैं और कुछ अंक हमेशा के लिए क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। जैसे ये एक संख्या भी है और ये अंक भी है। अब मैंने लिख दिया 36, अब 36 सिर्फ संख्या है, ये अंक नहीं है। इसलिए बोले कि सभी संख्याएं अंक नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ संख्याएं अंक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से 8 एक क्या है? संख्या। मान लो पहले से इसको संख्या कहते आ रहे हैं तो आप इसे अंक भी कह सकते हैं, तो हुआ ना। तो कुछ संख्याएं जो है वो अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी अंक हैं वो हमेशा क्या कहलाएगी? संख्याएं कहलाएगी। बात समझ में आ गई? यही चीज को हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब जब हम लोग संख्या समझ गए तब हमारे विचार में आता है कि भाई संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संख्या हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि संख्या 5 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। संख्या कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग गणितज्ञ अपने अपने हिसाब से संख्या की परिभाषा देते हैं। हम लोग जब सीखने के लिए आए थे कि संख्या का प्रकार, संख्या कई प्रकार के होते हैं। अब उनमें से कुछ प्रमुख संख्या इस प्रकार से जो आप लोग देख सकते हैं।
पहली संख्या के रूप में जो हम लिए वो है प्राकृत संख्या, इसे इंग्लिश हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक से लेकर गिने गए गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं या किया जाता है। इसलिए कैपिटल एन बराबर ये हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक, अनंत तक चले जाएंगे। यानी कि जब हम लोग गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं तब इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। बस सिंपल सी बात इतना याद रखिएगा, जब हम लोग गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब स्पष्ट है कि जब हम लोग 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 सबसे छोटी होगी, इसलिए पॉइंट बनता है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 होती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते कौन सी संख्या भी, इसलिए उसकी जगह पे हो गया असंभव। आप चाहे तो अनंत भी कह सकते हैं, तो अनंत का भी कोई जवाब नहीं होता, तो असंभव का मतलब इसको बताना संभव नहीं है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जो संख्या का दूसरा प्रकार है वो है ये पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या है। समझिए मेरी बात को, पूर्ण संख्या की इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। अब इसकी परिभाषा को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं एकदम सरल भाषाओं में। देखिए, क्योंकि इस चैनल का नाम भी है सरल तरीका, तो स्वाभाविक है कि हम इस चैनल पर सरल तरीके से ही सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जो सबसे लो स्तर होता है, सबसे सरल तरीका होता है, जो सबसे सरल भाषा होता है, हम उसी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत होती है, अभी हमें तो पता नहीं कि आप लोगों को कहाँ पर समस्या हो रही है, तो कम से कम कमेंट में लिखने का प्रयास करें, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ें तो हम अपने जो समझाने का जो तरीका है या जो भी परिभाषाएं आपके सामने देते हैं उसमें कुछ चेंजिंग लाने का प्रयास करेंगे और हम लोग सरल से सरल तरीका ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या को समझना है तो सिंपल सी परिभाषा है। देखिए चीज को, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से या शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इससे पहले भी तुरंत मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, प्राकृत संख्या। मैंने प्राकृत संख्या में सीखा था कि जब हम लोग 1 से गिनती प्रारंभ करते हैं तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। बस उसी प्राकृत संख्या में एक और नई चीज जोड़ दो, मैंने उसमें लगा दो, शामिल कर दो शून्य को। तो बस जैसे प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और हम लोग देखिए, पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इसलिए डब्ल्यू बराबर ये मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5, या और भी कुछ लिख सकते हैं। ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट का मतलब हम अनंत तक संख्याएं लिख सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब लिखते चले जाएंगे, खत्म कभी होने वाला नहीं है। बस अंतर रखना है कि अगर 1 से गिनेंगे तो प्राकृत संख्या कहेंगे, जब शून्य से गिनने का प्रयास करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे फिर 2 पॉइंट बन के आता है। आप कहें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, याद रखिएगा। उसके बाद है सबसे, यहाँ पे सबसे नहीं लिखा है, लिखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, असंभव होती है। और यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो क्या होना चाहिए, असंभव। क्या होना चाहिए, असंभव होना चाहिए। ठीक है, अब आपके जो अगली संख्या है वो है सम संख्या, जो कि आप लोग चौथा पांचवा से ही पढ़ते आए होंगे। ठीक है, एकदम सिंपल परिभाषा है और सरल भाषा में हम लिखे भी हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 और भी कई संख्या आएंगी। ठीक है, फिर आता है विषम संख्या, जस्ट इसका उल्टा। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11, मैंने इन सब संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगती, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो पॉइंट इसी से बन के आता है, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब होगा 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या
और यहाँ पे सबसे होना चाहिए, सबसे का मतलब है सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी। यहाँ भी क्या होना चाहिए, सबसे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अब मिस्टर फिर इसको मैनेज कर लीजिएगा। सबसे बड़ी सम संख्या जो वो भी क्या है, असंभव है। पता नहीं क्यों गलती हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखना है, असंभव है। अब बात समझ में आ गई। और यहाँ भी सब में सबसे होगा, सब में क्या होगा, सबसे। इसमें भी क्या होगा, सबसे। चलिए आप लोग इस चीज को समझ गए। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है वो असंभव है। अब एक पॉइंट और बन के आता है, शून्य क्या है। कुछ लोग इसे सम संख्या मान लेते हैं। असल में शून्य जो है ना तो ये सम संख्या है और ना ही ये विषम संख्या है। कुछ जगहों पर कुछ लोग इसे क्या मान लेते हैं, सम संख्या है। लेकिन आप लोग याद रखें, शून्य ना तो सम संख्या है ना ही ये विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि शून्य में हम लोग 2 से भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा, क्योंकि शून्य में अगर 2 से भाग देंगे तो शून्य आएगा, तो भाग लग गया ना, तो सम संख्या हो गया। लेकिन जब शून्य में हम कोई विषम संख्या से 5 से भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा, तो शून्य आएगा। तो दोनों से भाग लग रहा है, मैंने शून्य में सम संख्या से भी भाग लग रहा है और विषम संख्या से भी भाग लग रहा है। तो स्वाभाविक है कि दोनों मैंने शून्य में सम संख्या से भी भाग लग रही है और विषम संख्या से भी भाग लग रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। याद रखिएगा, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, नोट्स बनाते समय पता नहीं बहुत जगह मिस्टेक हो गए हैं। अगर आप लोगों को भी कहीं इसमें मिस्टेक गलतियां दिख जाए तो इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और कमेंट में ये बताने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं। आगे से हम लोग प्रयास करेंगे कोई गलतियां ना हो। लेकिन आज गलतियां फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रयास किए और फर्स्ट चैप्टर से ही गलतियां प्रारंभ हो गई हैं। हम लिखे नहीं। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संख्या वो है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे माने इसके अतिरिक्त, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। विभाजित माने भाग लगना। ठीक है, विभाजित मीन्स भाग लगना। माने वे संख्या जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर और किसी संख्या से भाग लग जाती हैं तब ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अथवा मतलब अगर इस परिभाषा से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो एक और परिभाषा देख सकते हैं, जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे 4, 6, 8, 12 कुछ कोई भी संख्या लिए। जैसे हम एक उदाहरण 8 को लेते हैं। 8 का जो गुणनखंड होगा, 8 में 1 से भी भाग लग सकता है, 8 में 2 से भी भाग लग सकता है, 3 से लगेगा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, 4 से लगेगा 4 से भी लग जाएगा और स्वयं संख्या 8 से भी लग जाएगा। यानी यहाँ पे 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 गुणनखंड हो गए। तो मैंने क्या परिभाषा में बोली, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से। तो अब आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब 4 होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझने के बाद अब हम लोग सीखने आ रहे हैं अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। मैंने कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिसमें एक और स्वयं को अगर छोड़ दिया जाए और किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग ही ना लगे। देखिए, कोई भी संख्या में हमेशा 1 से भाग लगती है और कोई भी संख्या में हमेशा स्वयं से भाग लगेगी। मान लो अगर 5 है तो 5 से भाग लगेगी, 1 से भी भाग लगेगी। तो ये याद रखें, हमेशा कोई भी संख्या में 1 से और स्वयं से तो भाग लगेगा ही, लेकिन उसके अलावा और अगर किसी अन्य संख्या से उसमें भाग लगे ही नहीं, माने एक और स्वयं को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरी संख्या से उसमें भाग लगे ही नहीं, तब ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। माने ये तो हमेशा हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या में 1 से और स्वयं से तो हमेशा भाग लग जाती है,
लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भागे नहीं लगे तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। समझने का प्रयास करो, सरल भाषा में बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। ऐसा संख्या जकरा में एक और स्वयं को छोड़ करके 200 संख्या से भाग नहीं लगता है, ओकरा की कहता है? अभाज्य संख्या कर, मानी ककरे से विभाज्य होने वाला नहीं है। बात समझ में आई? चलिए मतलब हम चाहते हैं आप जिस भाषा में किसी तरह आप सीख जाओ, ठीक है। मेरी भाषाओं पे मत जाइए, ये तो चलो मजाक मजाक में बोल दिए, अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं जैसे भी हम आपको समझाते हैं, विशेष यहाँ पे भाषा पे ध्यान नहीं देना है कि भाषा शुद्ध हिंदी है या शुद्ध हिंदी है या नहीं है, या सही से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो कि हमें वो कह क्या रहे हैं, हमें उस चीज को सीखना है, ठीक है। सीखना ही सबसे बड़ी चीज है। भाषा तो आप लोग अपना से भी बाद में भी ठोस कर लीजिएगा, समझे मेरी बात। जो चीजें आप लोगों को दे रहे हैं उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद है आप लोग अभाज्य संख्या को भी समझ गए। तो अभाज्य संख्या में जो आप लोग स्टार्टिंग किए थे कहाँ से? 2 से किए थे। 2, 3, 5, 7 सर, अब इसमें 9 कहाँ गया? भाई 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 का अगर आप खंडन कहीं पे करिएगा तो 9 में 1 से भी भाग लगेगा और 3 से भी लगेगा और स्वयं संख्या 9 से भी लगेगा, तो 3 गुणनखंड हो गया। और अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था जिस संख्या का 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे तो भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 9 नहीं लिखे। बहुत विद्यार्थी सोच लेते हैं कि सर जी 2 के बाद 3 है, 5 है, तब 7 है, तब तो 9 होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इन सभी संख्याओं का जो है ना गुणनखंड केवल 2 है, सिर्फ 2 निकलेगा। कैसे? एक और परिभाषा हम दिए होंगे शायद, हाँ यहाँ दिया है ना, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने आपके सामने हम 2 परिभाषाएं परोस करके रख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लो, ठीक है। अरे जो समझ लो चुपटा के ही। परोसने का मतलब आपके सामने खाना हम रख दिए, रोटी भी रख दिए, चावल भी रख दिए, अब आपको जो पसंद है खा लेना। मैंने 2 परिभाषा यहाँ पे रख दिए, जो पसंद आपको सुंदर लगे उसको दिमाग उतार लो। हम तो कहते हैं दोनों उतार लो, दोनों ही सरल है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ से जो पॉइंट बन के आता है वो देखिए, समझिए मेरी बात। कुछ बातें हैं यहाँ पे हम वो सिखाने जा रहे हैं, वो क्या है? बात नहीं करिए। यहाँ पर क्या है, इसी सब कुछ पॉइंट बनकर आता है। सबसे मैंने बहुत जगह मिस्टेक कर चुका हूँ, अब मिस्टेक कब दूर करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी? सबसे क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भी हो और सम भी हो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 ही होगा, क्योंकि देखिए ना सबसे छोटी भी है और सम के रूप में अगर है तो क्या है? 2 ही है। अगर ऐसा भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तब 3 होगा। देखिए सबसे छोटी तो 2 है, लेकिन विषम में पूछेगा तो विषम में कौन है? 3 है। और एक चीज याद रखें आप लोग, एक चीज आप लोग याद रखें, सिर्फ पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो आप लोग सीधा जवाब 2 देना है। और सम और विषम के रूप में पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सम पूछेगा तो 2 ही होगा, अब विषम पूछेगा तब क्या बताना? 3 बताना। और स्वाभाविक है, फिर बड़ा पूछेगा तो बड़ा बताना संभव नहीं है। इस चैप्टर में अभी और भी कई परिभाषाएं हैं, कई प्रमुख पद हैं जिसको परिभाषित करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक ही वीडियो में सभी चीज को परिभाषित करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके शेष भाग को लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।